हाँ जी बच्चे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, और हम एक टेबल बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। उसी चार्ट में से कोशिश करेंगे कि हमारा पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट होता है उसके दो पहलू होते हैं। एक साइड पे होता है बजट रिसीट और दूसरी साइड पे होता है बजट एक्सपेंडिचर। अब ये जो बजट रिसीट होता है, इस साइड पे सरकार क्या लिखती है, देखो सरकार को कहीं ना कहीं पे उम्मीद होती है कि उसको एस्टिमेटेड इनकम पर्टिकुलर अलग अलग डिफरेंट सेक्टर से कितने कितने कहाँ से कितनी इनकम आ जाएगी। तो वो जो इनकम आती है उसको हम इस साइड पे लिखते हैं। मतलब कि इस साइड पे गवर्नमेंट क्या कवर करती है कि गवर्नमेंट को कहाँ से जो एक एस्टिमेटेड इनकम है, एस्टिमेटेड इनकम है किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, उसको हम इस साइड पे लिखने की मतलब कि कोशिश करते हैं। ठीक है, और सिमिलर जो बजट एक्सपेंडिचर होता है इसमें हम क्या लिखते हैं कि सरकार को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने कहाँ पे कितना खर्चा करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे जो बजट रिसीट हमारे पास होता है वो दो तरह का होता है। इसके भी फर्दर आगे टू पार्ट्स होते हैं। जो वेरी फर्स्ट पार्ट है वो है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा है कैपिटल रिसीट। अभी रेवेन्यू रिसीट को समझने के लिए पहले आप इसका एक मीनिंग लिख लो, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ कि ये सरकार के डेली लाइफ के खर्चे होते हैं। ठीक है, मतलब ये मैं हिंट दे रहा हूँ, ये आपने कहीं पे लिखना नहीं है। अब इसको बेस मान के आपने आगे एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है। वो कैसे, देखिए जो हमारी, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो कि मैं कहीं भी किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब भी मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँगा तो स्कूल कॉलेज तक पहुँचने के लिए मुझे थोड़ी बहुत मतलब कि अपनी बाइक में या कार में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, मतलब कि छोटे मोटे खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं डेली 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा हूँ तो इट्स ओके, महीने में उसके बाद मुझे 40-50 हज़ार रुपया उस कॉलेज से उस स्कूल से मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे खर्चे मैंने किए उसी वजह से मुझे जो इनकम है वो जनरेट हुई। अगर मैं पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, तो वो खर्चा, वो इनकम मुझे नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही हमारी सरकार होती है, हमारी गवर्नमेंट को हर बार कोई छोटे मोटे खर्चे करने पड़ते हैं बड़ी इनकम को जनरेट करने के लिए। तो वैसे खर्चों को हम यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट में लिखते हैं। ठीक है, और इसके दो फीचर होते हैं, जो हमने हर एक के दो फीचर बनाने हैं। जो इसके दो फीचर वो कौन कौन से होंगे, वेरी फर्स्ट हमारे पास देखिए, जब मैं अगर कोई छोटा मोटा खर्चा कर रहा हूँ, क्या वो खर्चा करने से, आपने थोड़ा लॉजिक लगाना है, क्या वो छोटा मोटा खर्चा करने से आपको क्या लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई भी उधारी चढ़ रही है, कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। जब मैंने बाइक में पेट्रोल डलवा लिया, क्या मैं पेट्रोल उधार मांग के डलवा रहा हूँ, या मेरे ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा हो जाएगा पेट्रोल डलवा के, है ना? तो छोटा मोटा खर्चा ये मैनेज हो सकता है। तो रेवेन्यू रिसीट से हमारे ऊपर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, बल्कि यहाँ पर जो हम डेली लाइफ में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उससे हमारे ऊपर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, अगर लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही तो फंड कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे? क्या उससे मेरे कुछ एसेट जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे? एसेट भी डिक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, क्या मेरे एसेट रिड्यूस हो रहे हैं? नहीं हो रहे। मतलब कि इसका मतलब ये है, क्या वो पेट्रोल डलवाने के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ा है? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो वो छोटे मोटे खर्चे से मैंने कवर कर लिए। देखिए और एक आसान एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अगर इस कोचिंग सेंटर को चला रहा हूँ तो इस कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए मुझे मार्कर चाहिए, इंक चाहिए। अब मैं डेली मार्कर इंक लेके आ रहा हूँ मार्केट से, क्या वो मार्कर इंक परचेज करने से मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा खर्चा चढ़ गया? बिल्कुल भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। अच्छा, क्या मुझे अपना सामान बेचना पड़ रहा है, घर से कोई सामान उठा के सोना गोल्ड बेचना पड़ रहा है, बाइक सेल करनी पड़ रही है कि ताजो मेरे पास पैसे आ सके? कुछ भी नहीं सेल करना पड़ रहा। तो इससे ना तो मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही मेरे एसेट जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये इसका मीनिंग है, ये दो फीचर आपने लिखने हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी आएंगी? ये दो तरह का होता है, एक होता है टैक्स रिसीट, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन टैक्स रिसीट। ठीक है, अभी जो टैक्स रिसीट में हमारे पास क्या होता है, टैक्स रिसीट एक ऐसी, मतलब कि ये देखिए टैक्स क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट कभी कभार कुछ ऐसे बैरियर, कुछ ऐसे पेमेंट, कुछ ऐसे टैक्स जानबूझ के लगाती है ताकि सरकार की मतलब कि इनकम इंक्रीज हो सके। डेलिब्रेट ये इम्पोज किए जाते हैं ताकि सरकार की इनकम इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं टैक्स रिसीट। तो टैक्स रिसीट का मीनिंग अगर आपने लिखना होगा तो हमने क्या लिखना है, हमने इसका मीनिंग यहाँ पे बनाना है कि ये गवर्नमेंट की इनकम को इंक्रीज करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं टैक्स रिसीट की टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास होती है।
तो सबसे पहले हमारे पास जो वेरी फर्स्ट टाइप इसकी बन के आती है दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। अभी प्रोग्रेसिव टैक्स का मीनिंग समझिए, ठीक है। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स जो देश में प्रोग्रेस कर सकता है, मतलब कि नेम से क्लियर हो रहा है प्रोग्रेसिव, है ना। तो प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो तब ये टैक्स इंक्रीज होते जाते हैं। अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो ये टैक्स का रेट है जो डिक्रीज हो जाएगा। या फिर इससे भी और आसान लैंग्वेज में प्रोग्रेसिव टैक्स का जो बर्डन है वो रिचर सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा होता है, पुअर सोसाइटी के ऊपर कम होता है। एग्जाम्पल, अगर हमारी गवर्नमेंट कार का रेट महंगा कर देगी, कार गाड़ी का रेट महंगा कर देगी, तो इससे गरीब लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कौन सा कार परचेज करनी है। अगर उन्होंने कार परचेज करनी है तो वो लोग गरीब नहीं है, ठीक है ना। तो जब सरकार के पास कार का रेट महंगा करने के बाद टैक्स से पैसे आएंगे तो वो पैसा कहाँ पे जनरेट करेगी, वो गरीबों के लिए तो यूज़ करेगी। तो इसीलिए प्रोग्रेसिव टैक्स क्या कौन सा होता है, जिसका बर्डन किन लोगों के ऊपर होता है, रिचर पीपल के ऊपर होता है, ठीक है। सेकंड वन जो हमारे पास एग्जांपल आ रही है, टाइप आ रही है, दैट इज रिग्रेसिव टैक्स। अब रिग्रेसिव टैक्स कौन सा टैक्स होता है, ये वो टैक्स है जिसको सुनने के बाद लोगों में रिग्रेस आना, आक्रोश आना शुरू हो जाता है। मतलब कि नेम से आपने जोड़ना है। रिग्रेसिव टैक्स जो सोसाइटी में बड़ा गुस्सा ले आए, जैसे कि बेसिक नीड महंगी हो जाना। अगर पेट्रोल का रेट महंगा होगा तो इससे जो अमीर सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिचर सोसाइटी वो तो अमीर है वो डलवा लेंगे पेट्रोल, लेकिन जो रिचर पुअर सोसाइटी है वो थोड़ा सा मतलब कि इस केस में जो वो पिस जाएगी, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सभी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेट्रोल से होती है, तो हर एक चीज़ महंगी हो जाती है, ठीक है। तो जब पेट्रोल महंगा होगा, ये जैसे कि आज के टाइम पे कि बेसिक नीड है, तो ये एग्जांपल है रिग्रेसिव टैक्स की। इसके बिना या फिर अगर मैं बोलूँ बेसिक नीड कोई आलू प्याज टमाटर वगैरह ये सब्जियां महंगी होती हैं, इससे भी गरीबों के ऊपर बर्डन बनता है, ठीक है, क्योंकि अमीर लोग तो परचेज कर ही लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे कि इसका टैक्स बर्डन किन लोगों के ऊपर होता है, पुअर सोसाइटी के ऊपर इसका बर्डन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ रही है, एक होता है हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हम बोलते हैं वैट, और एक हमारे पास होता है स्पेसिफिक टैक्स। पहले वैल्यू एडेड टैक्स लिख देता हूँ मैं, वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बाद एक हमारे पास होता है स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। अब वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता है, ये प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे कि देखिए इसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रही हो, लंच करने जा रही हो, तो आपको कितना टैक्स लगेगा। जैसे जैसे आप क्वांटिटी ज़्यादा ऑर्डर करते जाओगे वैसे वैसे आपका टैक्स की रेशियो जो वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ऐसे ही जब हम हमारी गुड्स की वैल्यूज़ को ऐड करते जाते हैं प्रोडक्शन में, तो वो डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन टैक्स है वो इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जैसे जैसे वैल्यू ऐड होगी, वैल्यू एडेड, उसी हिसाब से टैक्स विल बी एडेड, तो जो टैक्स है वो ऐड हो जाएगा। अब स्पेसिफिक टैक्स कौन सा होता है, स्पेसिफिक टैक्स जो टैक्स किसी भी प्रोडक्ट के वेट के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेट साइज के अकॉर्डिंग वगैरह जो अप्लाई हो रहा हो उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए ये तो 7th 8th क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, और इससे हमें पूछा जाता है कि आपने एक एक इसके एग्जांपल भी देनी है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन हम लोग दूसरों के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर ये आपको लगा तो आपको ही अप्लाई करना होगा, आपको ही पे करना होगा, आपके बिना कोई और बंदा टैक्स पे नहीं कर सकता। दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि लगा आपको है लेकिन आप दूसरों से वो भरवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक दुकान है, शॉप है, तो मुझे बोला गया कि मैंने 10% टैक्स शॉप से निकाल के पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने हर एक प्रोडक्ट पे 1% टैक्स इंक्रीज कर दूंगा। तो वो जितना भी टैक्स है वो आप लोग पे करते जाओगे, तो मेरे पास जब वो पैसे इकट्ठे हो गए वो पैसे मैं गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे कर दूंगा। तो वो तो बर्डन मैंने आप लोगों के ऊपर शिफ्ट कर दिया ना। तो एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स के हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट की एग्जांपल हमारे पास क्या है, जीएसटी, ठीक है। और भी कई तरह के ये टैक्स वगैरह होते हैं। क्लियर है, तो आई होप ये टैक्स शीट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ तक टॉपिक फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा है कि गवर्नमेंट बजट के 2 पहलू होते हैं, बजट शीट, बजट एक्सपेंडिचर। बजट शीट में क्या होता है कि सरकार ने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेटेड इनकम कहाँ से कितने पैसे कमाने हैं वो आते हैं बजट शीट में।
बजट एक्सपेंडिचर में हमारे पास क्या होता है कि सरकार ने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कितना करना है, कहाँ कहाँ पे करना है, उसका जिक्र इसमें किया जाता है बजट एक्सपेंडिचर में। तो फिलहाल हमने बजट शीट को ओपन किया था, तो हमने क्या देखा कि इसके दो पहलू निकल के आ रहे हैं। जो फर्स्ट पहलू है वो क्या है, रेवेन्यू रिसीट, और दूसरा है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट की एग्जांपल लिखी थी, डेली लाइफ के छोटे मोटे खर्चे होते हैं। ये खर्चे करने के बाद ना तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, ना ही हमारे एसेट में किसी तरह की रिडक्शन होती है, रिड्यूस होते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट वो वाले टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट ये सोच के लगाती है कि गवर्नमेंट की से इनकम इंक्रीज हो, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स, ये अमीर लोगों के ऊपर लगता है। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे टैक्स की जो रेशियो है वो इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा हमारे पास आता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में हमारे पास क्या होता है कि ये टैक्स पूरी सोसाइटी के ऊपर बर्डन बन जाता है, जैसे कि बेसिक नीड के महंगा होने के बाद। वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे जैसे आपकी वैल्यू ऐड होती जाएगी प्रोडक्शन में, वैसे वैसे टैक्स भी ऐड होते जाएगा। स्पेसिफिक टैक्स, ये किसी भी प्रोडक्ट के वेट के अकॉर्डिंग, शेप के साइज़ के अकॉर्डिंग वगैरह ये अप्लाई होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वो है कि जो डायरेक्टली आपको ही, जो आप किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट यू कैन शिफ्ट टू अदर्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट की एग्जांपल है हमारे पास जीएसटी। और एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। कभी कभार हमें क्या होगा, हमें कुछ एग्जांपल्स एमसीक्यू में बोला जाएगा कि बताइए ये किस चीज़ की एग्जांपल है, वो हम केस स्टडी वगैरह में करेंगे एमसीक्यू में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नॉन टैक्स रिसीट। अब ये नॉन टैक्स रिसीट क्या होता है? नॉन टैक्स रिसीट एक ऐसे टैक्स हैं जो गवर्नमेंट अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए नहीं लगाते, ठीक है। ये वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए नहीं लगाती, लेकिन सरकार ये सोचती है कि एटलीस्ट सोसाइटी में जो मतलब कि सुख शांति बनी रहे, ठीक है, जो पीसफुल इन्वायरमेंट है वो बना रहे, ठीक है। चलिए अब ये कौन कौन से होते हैं, अब वो इसकी टाइप से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले नॉन टैक्स रिसीट हमारे पास आता है फीस, सेकंड हमारे पास आता है फाइन, थर्ड हमारे पास आएगा स्टैट, ठीक है। फिलहाल हम इतने पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ़ी, इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे कितनी स्लिप पैकेज दी पर्ची है, 10 रुपये की, ठीक है। अगर आपने अपना कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है, डॉक्टर से चेकअप करवाना, तो 10 रुपये की वो पर्ची कट करते हैं और आपको बोलते हैं कि दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। अगर आप उसी डॉक्टर के पास घर देखने जाओगे तो वो लेगा 500 रुपये फीस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सरकार ने आपसे फीस तो ली है, लेकिन वो ये नहीं ली कि आप हॉस्पिटल में आए हो, वो बहुत मिनिमम एक्सपेंडिचर है वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए, कि अगर आप आए हो सरकारी बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हो, उसका मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा, या गवर्नमेंट स्कूल की फ़ी, किसी भी प्राइवेट स्कूल की फ़ी कितनी है, 3000 4000। जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी फ़ी कितनी होती है, 50 रुपीज़ 100 रुपीज़। तो वो 50-100 रुपीज़ भी फ़ी नहीं होती, वो बस ये होता है कि मिनिमम एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। दूसरा होता है फाइन। कभी कभार क्या होता है, इसकी एग्जांपल है चालान वगैरह, ठीक है। तो सरकार चालान ये सोच के निकट करती है कि सरकार की इनकम इंक्रीज हो। सरकार इसलिए फाइन आपको लगाती है, पेनल्टी इसलिए लगाती है ताकि सोसाइटी में सुख शांति बनी रहे। अगर हम चालान नहीं करेंगे तो कोई भी बंदा रेड लाइट की मतलब रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हर एक बंदा रेड लाइट या जो भी हमारे मतलब कि ये जो रोड के रिलेटेड रूल बने हुए हैं वो सभी बंदे उसको ब्रेक कर देंगे, तो एक्सीडेंट काफ़ी सारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो सरकार ने फाइन लगा दी है, उसका मेन मोटिव इनकम इंक्रीज करना नहीं था, लेकिन सोसाइटी में पीसफुल इन्वायरमेंट बना के रखना जरूर था। थर्ड हमारे पास आ जाता है स्टैट। अब स्टैट में समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी शहर में कोई कोर्ट या कचहरी बनी हुई है, वो इसकी एग्जाम्पल है। पहले टाइम पे क्या होता था, कुछ राजा महाराजा होते थे, ठीक है। जब वो राजा महाराजा मर गए, वो चले गए, तो उनका महल पीछे खाली रह गया और उनके महल का कोई भी लीगल वाली वारिस नहीं रहा। तो सरकार बोलती है देखो भाई किसी ने लड़ना झगड़ना नहीं है, ये महल मैं रख लेती हूँ। तो वहाँ पे कोई ना कोई सरकारी बिल्डिंग को मतलब कि क्रिएट किया जाता है, जैसे कचहरी बना दी जाती है, कोई कॉलेज बना दिया जाता है, या कुछ भी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस चैट का मतलब क्या हुआ, इस चैट जब कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी को बिना किसी लीगल हायर छोड़ जाता है तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने हिस्से में कवर कर लेती है, इसको हम बोलते हैं इस चैट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार बेमतलब का कब्जा करेगी, लेकिन लोग ना लड़े झगड़े, ऐसा सरकार बोलती है। इसके बाद एक हमारे पास क्या आता है, स्पेशल असेसमेंट। अब स्पेशल असेसमेंट में समझिए क्या है, ठीक है। सपोज कर लो कि आपने किसी जंगल में रहना शुरू कर दिया, ठीक है। वहाँ पे कोई नहीं रह रहा, सिर्फ आप रह रहे हो किसी बैकवर्ड एरिया में। थोड़े टाइम में क्या हुआ,
वहाँ पे कुछ लोगों ने और रहना शुरू कर दिया, थोड़े टाइम बाद कुछ और लोगों ने आना रहना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे धीरे धीरे पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज़ हो गया। तो अभी सरकार के भी ध्यान में वो एरिया आ गया, नोटिस में वो एरिया आ गया। अब हमारी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि यार इस एरिया को डेवलप करवाना पड़ेगा, तो वहाँ पे रोड वगैरह बनवाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो सरकार ने आप लोगों को बोला, जो लोग वहाँ पे बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं, देखिए जी हम यहाँ से कि रोड निकाल रहे हैं कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मैंने बोला देखो जी हम यहाँ से काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, मैं तो वहाँ पे जाता ही नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है रोड बनाओ या ना बनाओ, आप रहने दो, लेकिन मैं टैक्स पे नहीं करूँगा। तब वो सरकारी बंदे मुझे बोलेंगे देखिए जी आपने नहीं जाना मत जाओ, लेकिन आपके बच्चे जाएंगे, आपके बाद आने वाली जनरेशन तो जाएगी, टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, आप आज बोल रहे हो, क्या पता कल से आपको वहाँ तो कोई ना कोई काम पड़ा हो। मतलब कि जब हम किसी भी बैकवर्ड एरिया में रह रहे होते हैं, थोड़े टाइम बाद उस एरिया की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट हमसे कुछ टैक्स लेना शुरू कर देती है आसपास के लोगों से। उसी टैक्स के पैसों से वहाँ पे थोड़ी बहुत ही ग्रोथ होनी शुरू होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, फिर इसके बिना हमारे पास ये कहता है स्पेक्ट्रम फ्रॉम 2G 3G, वहाँ से भी सरकार को थोड़ी बहुत इनकम आती रहती है। ठीक है, और लास्ट एक हमारे पास आता है ग्रांट या डोनेशंस या पब्लिक एंटरप्राइजेशिप्स। ठीक है, ग्रांट डोनेशन क्या होता है कि कभी कभार दूसरे देश हमें हमारी सरकार को कुछ ना कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन ये हर बार तो नहीं कि हर बार हमें कुछ पैसे मिलेंगे। अब जैसे रिसेंटली दुबई का जो राजा था वो इंडिया में भी आया था और वो पाकिस्तान में भी गया था, उन्होंने भारत को भी कुछ पैसे दिए और पाकिस्तान को भी कुछ पैसे दिए। इंडिया को उन्होंने ज़्यादा डोनेशन दी, पाकिस्तान को थोड़ी कम दी थी, तो वो जो डोनेशन आ गई वो हमारे काम आ गई। लेकिन अभी हर बार हम लोग ये उम्मीद लगा के नहीं रखेंगे कि हमें हर बार कहीं से गिफ्ट मिलेगा, कहीं से डोनेशन मिलेगी, वो अचानक से मिल गई, वो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसको अच्छे से देखो, फिर हम ये कैपिटल रिसीट को शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हमारे पास है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में क्या होता है, अगर आपने जैसे इसका मीनिंग लिखा था डेली लाइफ, तो इसका मीनिंग हम लोग लिखेंगे कि कुछ ऐसा खर्चा जो हमारे पास अनअर्न्ड इनकम, बिना कमाई जो पैसा हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको समझने के लिए आपने बोलना है कि अनअर्न्ड इनकम, इनकम विच यू हैव नॉट अर्न्ड, मतलब कि ये हमारे पास वो इनकम है, इनकम या अनअर्न्ड इनकम लिख देते हैं हम। ठीक है, ये वो वाला पैसा है जो आप लोगों ने कमाया नहीं। अब आपने मुझे मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर पुट करना है। ठीक है, सपोज कर लो कि आप लोग स्टूडेंट हो और आपके पास 5,000 रुपये हैं, ये 5,000 रुपीज़ आपके पास कहाँ से आए होंगे। ठीक है, वो नहीं बोलना कि पॉकेट मनी से वगैरह या कुछ भी समथिंग लाइक दैट। तो जब ये आपके पास 5,000 रुपीज़ आ गए, तो इसके दो ऑप्शन हैं, या तो आपने क्या किया होगा, किसी दोस्त से पैसे उधार मांगे होंगे। अगर आपने किसी दोस्त से पैसे उधार मांग लिए तो आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगी, आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अगर बैंक वगैरह से पैसे उधार लिए हैं तो। चलिए, आपने उधार भी नहीं मांगा, फिर आपने क्या किया होगा, आपने अपने घर से कोई ना कोई सामान उठा के सेल किया होगा, या आपने अपना कोई फ़ोन, मोबाइल फ़ोन वगैरह सेल किया होगा। जब आप अपना कोई प्रोडक्ट ऐसे सेल कर देते हो तो उससे क्या होता है कि हमारे जो एसेट है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तो जब हमारे पास बिना कमाए हुए पैसा आ जाता है तो उसकी दो रिजल्ट हमारे पास निकल के सामने आते हैं। जैसे कि आपने इसके दो मीनिंग लिखने थे, वैसे हम इसके 2 मीनिंग क्या लिखेंगे, इसके मीनिंग में हम लिखेंगे इससे या तो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है, ये बिल्कुल इससे अपोजिट है, इसमें लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई थी। इससे क्या होगा, या तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगी। क्यों क्रिएट होगी, क्योंकि आपके पास कुछ पैसे आ गए, और वो पैसे कैसे हैं, क्योंकि आपने उधार मांगे हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, इससे क्या होगा, या फिर हमारे जो एसेट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगर आपने किसी से पैसे उधार नहीं मांगे तो आपने अपना कोई ना कोई सामान उठा के सेल किया होगा। अगर सामान उठा के सेल किया है तो आपके पास प्रॉपर्टी कम होगी, तो आपके एसेट जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, तो मतलब कि अगर ये याद हो गया तो ये आसानी से लर्न हो जाएगा आपसे। ठीक है, आई रिपीट अगेन, कैपिटल रिसीट क्या था, ये वो वाला पैसा जो बिना कमाई आपके पास आ गया। वो बिना कमाए पैसा आपके पास कैसे आया होगा, या तो आपने उधार मांगे होंगे या आपने कुछ सामान उठा के सेल किया होगा। अगर आपने पैसे उधार मांगे तो आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, अगर आपने अपना कुछ सामान उठा के सेल किया है तो आपके एसेट कम होंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसके 2 सोर्सेज थे तो इसके 3 सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला सोर्स हमारे पास क्या आएगा, हम बोलेंगे रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन, सॉरी, इसमें आएगा
हाँ जी, सबसे पहले आपके पास जो पैसे आएंगे वो कैसे आए होंगे, रिकवरी ऑफ लोन। अब इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन में हमारे पास क्या हुआ होगा, सपोज कर लो कि आपने अपने किसी दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए थे, ठीक है। तो उसने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो, मैं आपको हर मंथ 2,000 रुपये ब्याज देता रहूँगा जब तक आपका 1 लाख रुपया नहीं वापस कर रहा। तो 2 साल हो गए, 2 सालों तक उसने आपका 1 लाख रुपया नहीं मोड़ा, लेकिन वो हर टाइम पर मंथ आपको 2,000 रुपीज़ एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब आपने क्या बोला, आपने उसको बोल दिया भाई देख बहुत टाइम हो गया, मुझे मेरे पैसे वापस कर, मुझे मेरा लोन पूरा का पूरा वापस चाहिए, मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसने आपको आपके पैसे जो भी लोन पे लिए थे वो वापस कर दिए। जब वो पैसे वापस आएंगे, अब नेक्स्ट मंथ आपको वो जो इंटरेस्ट आना था वो भी तो बंद हो गया। मतलब कि आपके काफ़ी सारी रिसोर्सेज थे जहाँ से आप लोग इनकम जनरेट कर रहे थे, अब एक रिसोर्सेज आपका कम हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम हमारे लोन की रिकवरी बंद कर देते हैं, रिकवरी कर लेते हैं, तो हमारे पास हमारे 1-2 रिसोर्सेज जो है जहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आना था वो बंद हो जाता है। जब वो बंद हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकवरी ऑफ लोन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास इसकी जो आती है निकल के, वो होती है बोरोइंग। अब हमारी गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन आती है बोरोइंग की, ठीक है। और हम लोग कहाँ कहाँ से बोरोइंग कर सकते हैं, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट के पास जो ऑप्शन होती है बोरोइंग की, वो कहाँ कहाँ से होती है। देखिए सरकार के पास बोरोइंग करने के लिए 2-3 तरह की ऑप्शन आ जाती है। एक ऑप्शन आती है फ्रॉम कॉमन पब्लिक, या तो हम लोग पब्लिक से, मतलब कि कॉमन पब्लिक से लोन ले सकते हैं, या फिर हम लोग RBI से लोन ले सकते हैं, या फिर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप रिकवरी ऑफ लोन करोगे, ठीक है, तो इससे क्या इम्प्लीकेशन मिलेगी आपको। अगर आपने रिकवरी ऑफ लोन कर लिया ना, तो उससे जो आपके एसेट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। वो मैंने बताया है रिसेंटली आपको कि एसेट आपके कैसे रिड्यूस होंगे, क्योंकि आपकी एक सोर्स वो बंद हो जाएगा जहाँ से आपको इनकम आनी थी। अगर आप बोरोइंग कर रहे हो तो इससे क्या होगा, आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आ रही है दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग हमारे पास क्या होता है कि जब हमारी गवर्नमेंट अपने शेयर वापस ले लेती है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी बिजनेस में से, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, इससे भी क्या होगा, जो आपके एसेट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। इससे भी क्या होता है, हमारे जो एसेट हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। पहले मैं यहाँ तक इस टॉपिक को रिपीट कर दूँ, उसके बाद हम इन दोनों में डिफरेंस भी इंक्रीज करेंगे। देखिए कैपिटल रिसीट अभी हमने पढ़ लिया। कैपिटल रिसीट क्या होता है, अर्नड इनकम, बिना कमाया हुआ पैसा। तो बिना कमाया हुआ पैसा या तो अपने साथ उधारी लेके आता है या आपके एसेट में कमी लेके आता है। तो इसके 3 सोर्सेज थे। एक है रिकवरी ऑफ लोन, जब हम लोन की रिकवरी करते हैं तो हमारे मतलब कि जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाते हैं। अगर हम बोरिंग करेंगे तो बोरिंग करने से हमारी जो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बोरिंग आप कॉमन पब्लिक से कर सकते हो, बीइंग अ गवर्नमेंट, या RBI से ले सकते हो, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले सकते हो। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने एसेट सेल कर दो या शेयर वापस ले लो किसी भी बिजनेस में से, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन के आ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू सीट एंड कैपिटल सीट। हमने इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आपने लिखना है इन दोनों के मीनिंग में। आपने लिखना है कि जो रेवेन्यू सीट है ये हमारी लायबिलिटी और जो लायबिलिटी स्टेटस और एसेट स्टेटस को कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन ये यहाँ पे इम्पैक्ट डालता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है, वो क्या इम्पैक्ट डालता है आपने ये लिखना है। आपने लिखना है कि इट नीदर क्रिएट लायबिलिटी और नो रिड्यूस एसेट्स। और यहाँ पे आप लिखोगे इट क्रिएट लायबिलिटी और इट रिड्यूस एसेट्स। तो 2 पॉइंट ये हो गए। थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखना है, जब देखिए आपका लायबिलिटी स्टेटस के ऊपर इसने कोई फर्क डाला ही नहीं, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी बर्डन नहीं छोड़ के जाता। लेकिन ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बर्डन छोड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने तो उधारी ले ली। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन पे करेगा, आने वाले लोग, जो लोग आने वाले हैं। आने वाले लोग क्या करेंगे, वो टैक्स पे करते रहेंगे ताकि ये जो लोन लिया था आप लोगों के लिए वो वापस किया जा सके। या फिर अगर आपने अपने को डिसइन्वेस्टमेंट की होगी, इससे कौन लोग सफ़र करेंगे, आने वाले लोग, ठीक है।
तो आई होप ये जो दोनों डिफरेंस है वो भी आपको मतलब कि क्लियर हुए होंगे। इसको अच्छे से देखो, समझो, कॉपी करो। डिफरेंस भी मैंने इनके साथ ही क्लियर करवा दी। इसके बाद हम आएंगे हमारे बजट एक्सपेंडिचर वाली साइड के ऊपर। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया बजट एक्सपेंडिचर। इस साइड पे क्या लिखा होता है, क्या डिस्कस करना होता है कि सरकार एस्टिमेटेड कितना एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके दो पहलू थे, रेवेन्यू के साथ रिसीट था, वैसे इसके साथ रेवेन्यू के साथ एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर जैसे कैपिटल रिसीट था, ठीक है, तो इसीलिए इसके यहाँ पे कैपिटल के साथ एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जब रिसीट वाली साइड है तो वहाँ पे रेवेन्यू कैपिटल रिसीट, जब एक्सपेंडिचर वाली साइड है तो रेवेन्यू कैपिटल के साथ एक्सपेंडिचर। आई होप ये याद करना आसान हो गया होगा। अब इसके बाद आगे चलिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको मैंने इंटरलिंक करना है इसके साथ, रेवेन्यू रिसीट के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी रिसीट थी इनकम को जनरेट करने के लिए, अब यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर है इनकम को जनरेट करने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जिसको, जब देखिए आपने कोई भी पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करनी होती है। जब अब उस इनकम मतलब कि आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना होता है। कभी कभार क्या होता है कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है और हमें उतने पैसे नहीं मिल पाते। ठीक है, देखिए आपको एक कन्फ्यूजन मिल सकती है अगर आप मेरा टॉपिक अच्छे से समझ रहे हैं। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे भी वो खर्चे हैं जो इनकम को जनरेट करने के लिए किए जाएंगे, अब यहाँ पे भी वही खर्चे हैं जो इनकम को जनरेट करने के लिए किए जाएंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या होता था कि इसमें हमें इनकम ज़्यादा मिलती है और एक्सपेंडिचर कम मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो हमें हमारी इनकम थी वो ज़्यादा मिल जाती थी और हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो कम होते थे। लेकिन इस बार क्या होगा कि हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और हमें इनकम जो है वो कम मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसके मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। जब मैं +2 क्लास में जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था तो अब हम हमारे कॉलेज में हम मतलब कि कैसे जाते थे, रोडवेज बस PRTC बस में जाते थे। ठीक है, तो PRTC बस में क्या होता था, जो स्टूडेंट का किराया वो फ्री होता था। क्लियर? तो मतलब कि मैंने बस में बैठना और मेरा सबसे लास्ट स्टॉप होता था, लास्ट स्टॉपेज होता था जहाँ पे मैंने आफ्टर 20 विलेजेस उतरना होता था। तो जब हमारे वहाँ पे 1:30-2 बजे वो वैन मतलब कि बस आती थी तो उस बस में 50 पैसेंजर के लिए सीट है, लेकिन उसमें 150 स्टूडेंट आके चढ़ जाते थे। जब 50 वाली बस में 150 स्टूडेंट आ गए ये सोच के कि हमारा किराया फ्री होगा, हमें किराया नहीं देना पड़ेगा, तो जो लोग प्राइवेट लोग होते थे वो तो उस बस में नहीं बैठेंगे। वो बोलेंगे कि अगर हमने किराया ही देना, हम क्यों इतनी भरी हुई बस में बैठ के जाएं, हम नेक्स्ट प्राइवेट बस में जाएंगे आराम से सीट पे बैठ के। ठीक है, तो ऐसे क्या होता, तो मैंने लास्ट तक आते हुए देखना कि उस बस को कोई भी इनकम नहीं होती, हालांकि वो गवर्नमेंट की तरफ से बस है, लेकिन क्या होता था कि वो 10 से 15 टिकट ही कट पाते थे। अब उसमें क्या हो कि उन्होंने 10,000 का डीजल वेस्ट कर दिया अपना। ठीक है, और लेकिन इनकम कितनी कमाई, सिर्फ 2,000 रुपये। ठीक है, तो वो यही एग्जाम्पल है कि एक्सपेंडिचर कितना कर दिया 10,000, लेकिन इनकम कितनी है 2,000। तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी ये हो गई कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया लेकिन उससे हमें इनकम ज़्यादा नहीं आ रही। ठीक है, या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि अभी जैसे हमारी गवर्नमेंट ने कि राफेल खरीदा है जहाज़। ठीक है, अब वो राफेल को बोला गया था कि जब हमारा किसी देश के साथ युद्ध होगा तो ये राफेल अपने रंग दिखाएगा। अभी हमारे किसी से युद्ध नहीं हो रहा, तो लेकिन हमारा खर्चा काफ़ी हो गया, तो उससे जो इनकम जनरेट होनी थी मतलब कि उसके जो रिजल्ट अभी हमारे पास नहीं आए। तो अब ये थोड़ा ना कि अभी हम बिना मतलब कि किसी भी देश के ऊपर हमला कर देंगे राफेल का रिजल्ट देखने के लिए। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो गया, उससे जो इनकम जनरेट होनी उससे के जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो कभी कभार हमें नहीं मिल पाते। या फिर इसकी एग्जाम्पल आ जाती है हमारा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आपको पता हो कि हमारा जो एस्टिमेटेड है वो कभी भी 3% से प्लस हुआ ही नहीं। जो भी लोग हमारे देश में टैक्स पे करते हैं वो उन लोगों का जो नंबर है वो 3% है, कभी कभार 2.7% हो जाता है, कभी कभार 3.1% हो जाता है, लेकिन 3% से ज़्यादा लोग इंडिया में टैक्स पे करना नहीं पसंद करते। अब इसके बहुत सारे रीज़न होंगे, या तो हमारे लोग लॉयल नहीं है या हमारी गवर्नमेंट लॉयल नहीं है। अब अगर मेरे जैसे लोग सोचेंगे, मैं बोलूँगा कि देखो यार मैं इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इतना ज़्यादा पे कर रहा हूँ। अब जैसे कोका कोला की बोतल है 2 लीटर की, उसकी जो होलसेल कॉस्ट है मतलब कि जो कंपनी बताती है वो 12 से 15 रुपये में 2 लीटर बोतल की कॉस्ट आती है, लेकिन वो 12 से 15 रुपये वाली बोतल जो है वो 80-90 में सेल होती है। तो वो 80-90 तक पहुँचते पहुँचते वो टैक्स ही तो होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने इतना टैक्स पे कर दिया तो हम लोग क्यों आगे जाके मतलब कि फिर उसके बाद डायरेक्ट टैक्स पे करें। तो ये कारण है कि इंडिया में लोग टैक्स पे नहीं करते और सरकार को एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाती है, इनकम नहीं मिल पाती। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको।
आई रिपीट अगेन, इसमें क्या होता है, लास्ट एग्जांपल है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अगर हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सपोज कर लो कि हमारे पास 1000 लोग हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, ठीक है, और उन सब की जो सैलरी बन रही है, मंथली सैलरी, वो 1 करोड़ बन रही है। तो 1 करोड़ मंथली सैलरी में, लेकिन वो लोग जो टैक्स पे रेट वगैरह माने जाते हैं वो हमें मंथली 1 करोड़ रुपया जनरेट करके नहीं दे रहे। तो एनुअली हमने उनके लिए खर्चा कर दिया 12 करोड़ का, लेकिन वो हमें इनकम दे रहे 10 करोड़, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ इन्हीं में आते हैं। तो मतलब कि अगर हम इसके कुछ टाइप्स वगैरह या एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करेंगे, इसमें हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहला आएगा वेज बिल, ठीक है। दूसरा फिर हमारे पास इसमें आ गया इंटरेस्ट पेमेंट। वेज बिल क्या होता है, वेज बिल जब भी हमने हमारे गवर्नमेंट वर्कर को सैलरी देनी होती है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट में क्या होता है कि जो हमारी सरकार ने किसी देशों से लोन लिया हुआ है, जब उनको इंटरेस्ट पे करना है तो वो इंटरेस्ट पेमेंट में आ जाता है, ठीक है। या फिर हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट आ जाते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ हथियार वगैरह खरीदे हुए हैं डिफेंस करने के लिए, इसमें पुलिस आर्मी वगैरह के हथियार वगैरह हम लोग कवर कर लेते हैं। या फिर कभी कभार हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक जो है वो आपको काफ़ी आसानी से मतलब कि क्लियर हुआ होगा ये। लेकिन ये यहाँ पे इसके हमने 2 फीचर भी तो लिखने जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट रहेगा फर्स्ट के साथ। अगर हमने इसको कंपेयर किया है तो इसको इसके साथ ही उठाएंगे। इसमें हमारे एसेट रिड्यूस नहीं हो रहे थे, तो इसमें क्या होगा कि हमारा कोई भी जो एसेट है क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग खर्चे ही इतना कर पा रहे हैं कि इसके साथ हमारा कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो पा रहा, ठीक है। और ऐसा खर्चा करने से मतलब कि हमारे पास ना तो इतनी इनकम आ रही है कि हमारी कोई भी लाइबिलिटी है जो वो रिड्यूस हो सके, ना तो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ना ही जो हमारे एसेट है वो इंक्रीज हो पा रही है, ठीक है। इसमें क्या था कि लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, इसमें लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी, जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ वो कर्जा बना रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कंपेयर करेंगे, इसके साथ इंटरलिंक करेंगे। यहाँ पे क्या था, अनअर्न्ड इनकम, आपके पास बिना कमाया हुआ पैसा आ गया था, सपोज कर लो वो पैसा अभी भी आपके पास यहीं पे है, ठीक है। अब वो पैसे से हम लोग क्या करेंगे, आपके पास कुछ पैसा है, अब वो पैसे को आप क्या करोगे, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे उसको वो पैसे वापस कर दोगे। अगर आपने वो उधार दिए हुए पैसे वापस कर दिए तो क्या इम्प्लीकेशन मिलेगी आपको, आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, ऐसे ही होगा ना। आपके पास सपोज करो 5 लाख रुपीज़ हैं, अब वो 5 लाख रुपए के आप लोग क्या करोगे, या तो आपने किसी से पैसे उधार लिए थे, आप उसके 5 लाख रुपए वापस करने जा रहे हो। अगर आपने उसके 5 लाख रुपए वापस कर दिए तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो लाइबिलिटी है आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, अगर किसी को उधारी वापस नहीं कर रहे, आप उस 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करोगे। आपने कोई मशीन वगैरह परचेज कर ली, कोई भी मतलब कि ऐसी चीज़ जो आपकी प्रोडक्शन में फैक्ट्री में काम आएगी, ठीक है। ऐसी हमारी गवर्नमेंट ने कोई कंपनी परचेज कर ली, ठीक है। तो या फिर उससे क्या होगा कि हमारे जो एसेट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसके साथ क्या होता है, या तो हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं या हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसमें क्या था, हमारे एसेट ना तो इंक्रीज होंगे ना ही हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। अब ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है, इसमें जो नीदर है, इसमें है इधर हो, या तो ये होगा या तो फिर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम इसकी टाइप करने की कोशिश करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है हमारे पास। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखिए, इसमें सबसे पहला हमारे पास सबसे पहली टाइप जो आएगी वो आएगी प्लान्ड एक्सपेंडिचर, फिर आएगी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ये दोनों साथ में ही होते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक आएगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि क्योंकि हमारी सरकार ने कभी कभार कुछ खर्चे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जिसको सरकार को पता है कि ये जो खर्चे हमारे वो प्लान्ड है, कि ये खर्चे डेफिनेटली होंगे ही होंगे, ठीक है। आगे जाके ना ये हमें दिक्कत करेगा, तो इसलिए मुझे इनको साथ में लिखना पड़ेगा, इन दोनों को, इनको साथ में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आएगी दैट इज़
प्लान्ड एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब सरकार ने खर्चा करना होता है तो सरकार को पता है कि मैंने, अब जैसे कि हमारे सरकारी वर्कर हैं, ठीक है, कि सरकार के पास 1000 सरकारी वर्कर है और उन सबकी जो सैलरी है वो 1000 है, तो सरकार को पता है कि उसने 10 लाख या 1 करोड़ रुपीज़ जो है वो भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है, ठीक है। तो ये प्लान एक्सपेंडिचर है। अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चे ऐसे जिसके लिए सरकार ने प्लानिंग नहीं की होती लेकिन अचानक से करने पड़ जाते हैं। अब जैसे कि कोरोना टाइम पे, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब कोरोना टाइम शुरू हुआ था तो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने सब लोगों को जिनके सेंट्रल बैंक मतलब कि बैंक अकाउंट ओपन है तो उनके खाते में 500 रुपये डाले थे, ठीक है। अब जैसे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा 150 करोड़ है तो मतलब कि हमारा काफ़ी सारा अमाउंट यहाँ पे जो है वो 75,000 करोड़ रुपये ऐसे खर्च हो गया। अगर हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ होती तो लोगों को 750 रुपये मिल जाते। अगर हमारी पॉपुलेशन होती 1 करोड़ तो हमारे लोगों को मे बी 2-2 हज़ार 3-3 5-5 हज़ार मिल जाते। तो पॉपुलेशन का ज़्यादा होना भी नुकसान वाली बात है। खैर हमारा जो पॉइंट मेन था प्लान्ड एक्सपेंडिचर या नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जो सरकार प्लानिंग के तहत करती है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो बिना प्लानिंग के करना पड़ जाता है, जैसे कि कोरोना टाइम पे। या फिर कभी कभार हमारे एक्सपेंडिचर को हम क्लासीफाई करते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के हिसाब से, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि सरकार कभी कभार हमारा कुछ खर्चा ऐसा करते हैं जिसके साथ हमारी डेवलपमेंट होनी होती है। जैसे कि हमारे देश में कुछ पार्क बना दिए, कुछ स्कूल बनवा दिए, कुछ हॉस्पिटल बनवा दिए, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा दी वगैरह वगैरह, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आती है उसमें क्या होता है कि सरकार ने कुछ ऐसा खर्चा कर दिया जिससे देश की डेवलपमेंट नहीं होगी। जैसे कि जो हमारे देश के लीडर हैं उनके साथ कितनी सारी सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो जो भी पुलिस फोर्स सिक्योरिटी में होती है तो उन सबको सैलरी तो मिल रही है ना, तो मतलब कि वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में गिना जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, जो थोड़ा बहुत टॉपिक हमारा आगे क्या उसको भी मैं इसी टेबल के साथ कवर करने की कोशिश करवाऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट अगर एक डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो डिफरेंस जैसे यहाँ पे बनाया था वैसे सेम यहाँ पे बनेगा। पहले हम लिखेंगे इन दोनों का मीनिंग, फिर लिखेंगे इन दोनों का मीनिंग। उसके बाद आप बोलोगे कि ये हमारे लाइबिलिटी एसेट स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं करता, ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है। 2 पॉइंट ये हो गए। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे देश को ये मतलब कि डायरेक्ट जो बेनिफिट देता है लोगों को, हमारे देश को डायरेक्ट बेनिफिट देता है। ये लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देता लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो एक इन दोनों में डिफरेंस आ गया। फिर एक कभी कभार हमें डिफरेंस आ जाता है रेवेन्यू बजट। नाउ व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू बजट। देखिए अगर मैं रेवेन्यू और रेवेन्यू वाले टॉपिक को उठाऊंगा तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू बजट, ठीक है। मतलब कि ये वाले टॉपिक को अगर हम उठाएंगे इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट। और दूसरा हमारे पास होता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में क्या होता है कैपिटल रिसीट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों इसमें कवर होते हैं। अगर रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपने देखिए रेवेन्यू में क्या है लायबिलिटी स्टेटस इंपैक्ट हो ही नहीं रहे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसमें लायबिलिटी एसेट स्टेटस जो है वो आपके इंपैक्ट नहीं होंगी। लेकिन जो कैपिटल रिसीट है उसमें देखिए कैपिटल बजट में देखिए ये हर बार इंपैक्ट हो रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि मे बी ये यहाँ पर इफेक्ट हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे जो रेवेन्यू रिसीट है वो डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट देता है, ठीक है। और जो कैपिटल बजट है हमारा, रेवेन्यू बजट डायरेक्ट बेनिफिट देता है और जो कैपिटल बजट है हमारा वो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देता लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोगों को जो है वो बेनिफिट वगैरह दे देता है। थर्ड पॉइंट अगर हम लोगों ने एक और लिखना करना होगा, बस ये 3 पॉइंट काफ़ी है। एक हम इन दोनों का मीनिंग वगैरह यहाँ पे लिख देंगे कि रेवेन्यू बजट में क्या होता है। रेवेन्यू बजट रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट आती है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। और कैपिटल बजट में हमारे पास कैपिटल रिसीट और फिर कैपिटल ये आते हैं एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा।